ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है समाज कार्य के क्षेत्र। इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर SR बिल्लोरे। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। दोस्तों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम समाज कार्य के क्षेत्र। प्रिय छात्रों, अब तक वृत्तिक समाज कार्य के बारे में जो चर्चाएं हम करते आए हैं उनमें शामिल है एक तो ये कि समाज कार्य की अवधारणा क्या है, अर्थात इसका मतलब क्या है, समाज कार्य का दर्शन क्या है, अर्थात इसके मूल्य और सिद्धांत और लक्ष्य क्या हैं, और उसके साथ ही अगर आपको स्मरण हो तो हमने समाज कार्य की 6 विधियों की भी चर्चा की है, अर्थात वैयक्तिक समाज कार्य, समूह समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक संक्रिया। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है समाज कार्य के क्षेत्र, अर्थात किन क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं या किन क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। यह तो आप जानते ही हैं कि समाज कल्याण का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है, अत्यंत विशाल है, और इस विशाल क्षेत्र के अलग अलग खंड हैं। जैसे एक बड़े शहर के बहुत सारे मोहल्ले होते हैं, उसी प्रकार से तो हमको ये देखना है कि किन क्षेत्रों में आप जैसे लोगों अर्थात MSW या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है या वहाँ पर काम करने की गुंजाइश है। तो इसका उत्तर ये है कि समाज कल्याण का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आप जैसे लोगों की अर्थात सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता न हो। देश के लगभग 250 प्रशिक्षण संस्थाओं से पिछले 70 से भी अधिक सालों से प्रशिक्षण प्राप्त कई लाख MSW डिग्री होल्डर्स इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं। मोटे तौर पर समाज कल्याण के क्षेत्र को 15 भागों में बांटा जाता है और यही हम लोगों के भी कार्य करने के क्षेत्र कहे जा सकते हैं। सबसे इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार कल्याण, क्योंकि आप जानते हैं कि परिवार हमारे समाज की बुनियादी इकाई है और इन परिवार की समस्याओं से ग्रस्त जो लोग हैं उनको किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं, इस बारे में हमारे कार्यकर्ता सोचते हैं और कार्य करते हैं। इसी में महिला बाल विकास भी आ जाता है और इसी में आजकल जो परिवार कल्याण या परिवार नियोजन के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कार्यरत हैं। हमको ये देखना है मोटे तौर पर कि ये जो 15 क्षेत्र हैं इसमें मुख्य समस्याएं क्या हैं, किस प्रकार से उनका समाधान हो सकता है और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता इसमें क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन क्षेत्रों के नाम बता देता हूं और उसके बाद संक्षेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन क्षेत्रों में समस्याएं क्या हैं, कैसे विकास की चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं और हमारी भूमिका क्या होती है। पहला क्षेत्र मैं आपसे बता चुका हूं परिवार कल्याण, जिसमें महिला और बाल विकास भी शामिल है और परिवार नियोजन भी शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है वो है युवाओं का विकास। आप जानते हैं युवा हमारे देश के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। यही एक आधारभूत संरचना है जिस पर कि हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो युवाओं की अपनी समस्याएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा क्षेत्र है वृद्ध कल्याण। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके कल्याण का क्षेत्र भी हमारे ही दायरे में आता है। चौथा क्षेत्र है बाधित जन, जिनको आप अंग्रेजी में कहते हैं हैंडीकैप्ड। तो इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड अर्थात शारीरिक रूप से बाधित, मेंटली हैंडीकैप अर्थात मानसिक रूप से बाधित
और सोशली हैंडीकैप्ड अर्थात सामाजिक रूप से बाधित लोग इसमें शामिल हैं। इनका कल्याण भी हमारे कार्य क्षेत्र के दायरे में है। पांचवा एक वर्ग है, पांचवा क्षेत्र है समाज कल्याण का, वो है हमारे जो समाज के तथाकथित दलित या पिछड़े भाई कहे जाते हैं, जिन्हें कि संविधान में कहा गया है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग। ये भी हमारे सामने एक बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, जिसके बारे में हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। हमारे श्रमिक भाई दो प्रकार से आप इनकी तरफ देख सकते हैं, इनके समस्याओं की तरफ। कुछ श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें कहा जा सकता है संगठित श्रमिक वर्ग, अर्थात जो बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, खदानें हैं, इनमें जो काम करते हैं उन्हें संगठित श्रमिक कहा जाता है, क्योंकि इनके बाकायदे सेवा शर्तें तय हैं और जो हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, श्रमिक संघ है, वो भी इनकी भलाई के लिए काम करती हैं। उसके बाद में सातवां क्षेत्र है आजकल जिसकी की चर्चा बहुत है, वो एड्स की बीमारी। आप लोग जानते हैं कि एड्स का कोई इलाज अभी तक खोजा नहीं गया है। इन लोगों के पुनर्वास के लिए, इन लोगों के इलाज के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद है एक क्षेत्र नशा पीड़ितों की सेवा या उनका कल्याण। नशे में शराब, गांजा, अफीम, भांग इत्यादि नशे आ जाते हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक और क्षेत्र है, वो है रोगी कल्याण का। इसको अपन कहते हैं हॉस्पिटल सोशल वर्क, अर्थात एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका अस्पताल के अंदर भी हो सकती है, अस्पताल में तो होती ही है, और अस्पताल के बाहर भी हो सकती है। ये भूमिका क्या है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। समाज कल्याण का 10वां क्षेत्र है छात्र कल्याण, अर्थात जिसको कहा जाता है शालेय समाज कार्य या स्कूल सोशल वर्क। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि एक स्कूल में शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, अन्य स्टाफ होता है, तो भला वहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता की क्या आवश्यकता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद में एक क्षेत्र है हमारा, वो है प्रौढ़ शिक्षा का। आप लोग ये जानते होंगे कि आज भी हमारे क्षेत्र में देश की 1/3 जनता अशिक्षित है। इसमें संदेह नहीं कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन एक बड़ी संख्या अशिक्षितों की है। एक क्षेत्र हमारे लिए है चुनौतीपूर्ण, वो है आपदा प्रबंधन। आप लोग जानते हैं अकाल, बाढ़, महामारी, भूकंप, ये सारी आपदाएं हैं, और इसमें डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की और लोगों की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाजिक कार्यकर्ताओं की। एक अन्य क्षेत्र है कार्य का, वो है सामाजिक प्रतिरक्षा या सोशल डिफेंस, अर्थात जो लोग अपराध करते हैं और कानून की गिरफ्त में आते हैं, कानून के हिसाब से उनको सजा भी दी जाती है, लेकिन उनके सुधारने का तरीका केवल उनको जेल में बंद करने मात्र से नहीं होता है। असली कार्य प्रारंभ होता है उसके जेल से रिहा होने के बाद, और फिर से एक अपराधी न बन जाए, ये दायित्व तो समाज का है, और ये भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक और क्षेत्र है समाज कल्याण का, वो है ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास, रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये भी हमारे कार्यकर्ता इसमें हजारों की संख्या में कार्य कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, 15वां क्षेत्र है, वो है पर्यावरण का संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। इसमें भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो 15 क्षेत्रों का मैंने नाम लिया आपसे, इन सभी क्षेत्रों में हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काम किया है, काम कर रहे हैं, और आगे भी काम ये करते रहेंगे। इनमें से अगर आप देखें, अगर समान कोई चीज़ हम ढूंढने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि इन 15 क्षेत्रों में समस्याएं हैं, विकास की चुनौतियां हैं, और इन समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति जो हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए देखें, हम प्रत्येक क्षेत्र में से कुछ खास खास समस्याओं की हम चर्चा करेंगे, और काम क्या हो सकता है उसकी बात भी करेंगे हम लोग। परिवार कल्याण, आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में परिवार विघटन की कगार पर हैं। पारिवारिक तनाव बढ़ता जा रहा है, महिला उत्पीड़न की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, पति पत्नी के बीच में तनाव जो है उसकी परिणति तलाक में हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप जो परिवार में बच्चे हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, और कई बार उपेक्षित होकर के बच्चे एक गलत दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। खास करके बाल अपराध की संख्या भी तलाक की संख्याओं के साथ में बढ़ती जा रही है। दोनों के बीच में गहरा संबंध है, ये हमारे समाज वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है। दूसरा क्षेत्र जिसकी चर्चा मैंने आपसे की, युवाओं का विकास। आज का हमारा युवा ज़्यादातर उचित मार्गदर्शन के अभाव में दिशाहीन होता जा रहा है। उसका शोषण कई समाज के अनेक क्षेत्रों में हो रहा है, खास करके जो हमारे राजनीतिक दल हैं
वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनमें नशाखोरी की आदत बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं युवाओं में, उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता भी अपनी चरम सीमा पर है। ये हमारे लिए एक चुनौती का क्षेत्र है सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कि इन समस्याओं के उन्मूलन में हम क्या योगदान दे सकते हैं और युवाओं के विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तीसरा क्षेत्र लें, वृद्धों का कल्याण। अनेक सर्वेक्षण दुनिया में और भारत में हुए हैं और उसमें सबसे प्रमुख बात जो उभर करके आई है वो है वृद्धों का अकेलापन या एकाकीपन, उपेक्षा। वृद्धों की या सीनियर सिटीजन जिन्हें हम कहते हैं, उनकी अपनी शारीरिक समस्याएं तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो सबसे बड़ी तकलीफ उनको है वो है उनका अकेलापन, उनकी उपेक्षा। उनको लगता है कि हम समाज के एक ऐसे अंग हो गए हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे समाज में, भारत में भी वृद्धाश्रम निरंतर अब खुलते जा रहे हैं, लेकिन युवाओं की, वृद्धों की विशाल समस्या को देखते हुए इन वृद्धाश्रमों की संख्या बेहद कम है और ये उसका कोई समाधान भी नहीं है वृद्धों की समस्याओं का। चौथा क्षेत्र था जिसकी चर्चा हमने की, वो था जो बाधित लोग हैं समाज के, शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक रूप से बाधित और सामाजिक रूप से बाधित। तो यह आपको बताऊं यहाँ पर कि जो शारीरिक रूप से बाधित लोग हैं उनकी भी 5 श्रेणियां हैं। एक तो जो दृष्टिहीन हैं, दूसरे मूक, तीसरे बधिर जिनको कि बोलचाल की भाषा में गूंगे बहरे कहा जाता है, चौथे हैं विकलांग, ऑर्थोपीडिकली हैंडीकैप्ड, और 5वें हैं कुष्ठ रोगी। इनके प्रत्येक का एक अपना अलग क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र बहुत बड़ा है और ऐसे कई लोग हमारे समाज में हैं। आप लोगों ने शायद बाबा आमटे का नाम जरूर सुना होगा। तो कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए बाबा आमटे और उनका परिवार पूरी तरह से खप गया है। एक एक क्षेत्र पूरे आदमी की जिंदगी का उपयोग करने के लिए काफ़ी है। उसी तरह से जो मानसिक रूप से जो बाधित हैं उनकी भी 2 श्रेणियां हैं। एक तो वो जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रोगी, या जिन्हें बोलचाल की भाषा में पागल कहा जाता है, और दूसरे जो मंद बुद्धि कहे जाते हैं, अर्थात वो मानसिक रोगी तो नहीं है लेकिन उनकी बुद्धि उनके शारीरिक उम्र के हिसाब से उतनी नहीं हो पाती है। इन लोगों की अलग समस्या है। और सामाजिक रूप से जो बाधित लोग हैं उसमें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग तो हैं ही, इसके साथ में जो भूमिहीन कृषक हैं वो भी इसी में आते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, और बंधुआ मजदूर, ये भी सामाजिक रूप से बाधित लोगों में शामिल किए गए हैं। उसके बाद में जो कमज़ोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग वाले हैं, उनकी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो उनकी सामाजिक और आर्थिक बाधाएं हैं जो हजारों साल से समाज ने उनके सामने खड़ी कर दी हैं, उससे आज भी इस 21वीं शताब्दी में भी पूरी तरह से वो लोग मुक्त नहीं हो पाए हैं। खास करके हमारे दूरस्थ गाँव में इस तरह की बाधाएं आपको आज भी देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में यह है कि ये जो समाज का दलित वर्ग या पिछड़ा वर्ग या कमज़ोर वर्ग कहा जाता है, उनको समाज के सामान्य स्तर तक कैसे लाया जाए और कैसे उनको विकास के मुख्य धारा में शामिल किया जाए, ये भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक चुनौती है। छठा क्षेत्र था श्रमिक कल्याण का। आज श्रमिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो है औद्योगिक अशांति का। आए दिन समाचार पत्रों में हड़ताल, तालाबंदी इत्यादि की खबरें पढ़ने को मिलती हैं और इन सब का असर उत्पादकता पर पड़ता है और उत्पादकता का असर पड़ता है राष्ट्रीय विकास पर। इसी तरह से जो हमारे असंगठित क्षेत्र हैं उद्योग के, उसमें आज भी श्रमिकों का शोषण जारी है। उदाहरण के लिए जो बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं, जो महिलाएं घर में बैठ करके सिलाई बुनाई कढ़ाई या कारचोप का काम करती हैं, कागज़ के लिफाफे बनाती हैं, सब्जी बेचती हैं, ये जो असंगठित श्रमिक हैं इनका भी शोषण आज भी जारी है और ये भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक चुनौती है, उसकी भूमिका के लिए आह्वान है। एड्स आज की एक प्रमुख समस्या है और सब लोग जानते हैं इसके 4 प्रमुख कारण हैं और ये भी जानकारी है सबको कि इसका कोई इलाज नहीं है। चिंता की बात तो ये है कि एड्स के रोगियों की संख्या निरंतर न केवल पूरी दुनिया में बल्कि भारत में भी तेजी से बढ़ती जा रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का तो यहाँ तक अनुमान है कि अगर भारत में इसी रफ्तार से एड्स के रोगियों की संख्या बढ़ती रही तो सन 2020 तक भारत में उतने एड्स रोगी होंगे जितने कि दुनिया में हैं उसके आधे, अर्थात भारत को एड्स रोगियों की राजधानी भी कहा जा सकेगा। एक और क्षेत्र है सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती का, वो है
नशाखोरी का क्षेत्र। शराब के अलावा अन्य जो मादक पदार्थ हैं जैसे गांजा, भांग, अफीम और नए मादक पदार्थ ब्राउन शुगर, हेरोइन और सिंथेटिक मादक पदार्थ और आ गया है बाज़ार में, उसका नाम है आइस, जो कि ब्राउन शुगर और इत्यादि से कई गुना ज़्यादा मादक है। खास करके हमारी जो नई पीढ़ी है वो उसमें तेज़ी से इसका सेवन बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, हमारी जो युवा शक्ति है वो देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है, और अगर यही खोखली हो गई तो देश के विकास की कल्पना आप आसानी से कर सकते हैं। अब आइए, अस्पताल में सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो सकती है, कैसे वो उसका क्षेत्र हुआ, तो इसका उत्तर ये है कि आजकल अस्पतालों में बढ़ती भीड़ की समस्या को देखते हुए डॉक्टर और रोगी के बीच में संवादहीनता की स्थिति आ गई है। डॉक्टर के पास में रोगी की तकलीफ समझने को समय नहीं है, और रोगी अपनी बात फिर किससे कहेगा। तो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनको कि मेडिकल सोशल वर्कर कहा जाता है, चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता, उनका प्रमुख कार्य है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक कड़ी का काम करना। डॉक्टर की बात पेशेंट को समझाना और पेशेंट की जो तकलीफ है वो डॉक्टर तक उसको पहुंचाना। उसके अलावा इस क्षेत्र में बीमारियों को रोकथाम अस्पताल के बाहर इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है, जन चेतना की आवश्यकता पड़ती है। ये कार्य भी सामाजिक कार्यकर्ता बखूबी कर रहे हैं और करना चाहिए उन्हें। उसी तरह से इलाज के दौरान जब ज़्यादा समय लगता है तो पेशेंट को धैर्य बंधाना, उसको सांत्वना देना, उसको और उसके परिवारजनों को। और तीसरा जो क्षेत्र अस्पताल के बाहर है वो ये कि मान लीजिए पेशेंट अपने परिवार में केवल अकेला ही कमाने वाला है, तो उसकी अनुपस्थिति में परिवार की क्या स्थिति होगी, उस परिवार को सहारा देने के लिए भी योजनाओं का खोजना, उनको परिवार को उसकी जानकारी देना। और उसके बाद में जब पेशेंट अच्छा होकर के घर आ जाए, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त था वो और अब अच्छा होकर घर आ गया है, तो उसके पुनर्वास में भी सहायता देना। यह भी मेडिकल सोशल वर्कर का या चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता का एक कार्य होता है। छात्र कल्याण, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, आमतौर पर ये लोग पूछते हैं कि स्कूल में टीचर्स होते हैं, छात्र होते हैं, प्रशासन होता है, उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता क्या है। तो इसका उत्तर बहुत आसान है। स्कूलों में कई छात्र ऐसे होते हैं जो प्रतिभावान होने के बावजूद कक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाते। कुछ उनके पारिवारिक कारण हो सकते हैं, कुछ उनके मानसिक कारण हो सकते हैं, कुछ फोकस का अभाव हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में टीचर्स के पास में समय नहीं कैसे छात्रों पर ध्यान दे, और उसके जो परिवार वाले कहते हैं कि भाई ये तो काम स्कूल का है कि छात्र पढ़ाई अच्छी करे, तो दोनों के बीच में छात्र की समस्या अनसुलझी ही रह जाती है। ऐसी स्थिति में छात्र के पिछड़ेपन का कारण पता करके उससे उसके टीचर्स को अवगत कराना, उसके परिवार वालों को अवगत कराना और उन कारणों को दूर करने में सबके मदद करना, ताकि छात्र की शैक्षणिक प्रगति भली भांति हो सके। कुछ छात्रों की समस्या होती है व्यवहार संबंधी। कुछ छात्र बड़े झगड़ालू होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, चोरी भी करते हैं, छोटे मोटे अपराध स्कूल कैंपस में करते हैं, अत्यंत अनुशासनहीन होते हैं। ऐसे छात्रों की समस्या के निराकरण के लिए ये जो त्रिकोण है, छात्र, पालक और स्कूल, इसके समन्वय का काम भी सामाजिक कार्यकर्ता के जिम्मे होता है। प्रौढ़ शिक्षा में कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमको पूरे देश की आबादी को शिक्षित करके और उसके विकास के कार्यक्रम में उसको सम्मिलित करना है। खास करके आज भी हमारे यहाँ जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, गांव हैं या आदिवासी क्षेत्र हैं, इनमें आज भी अशिक्षा का काफ़ी चलन है। उन लोगों को शिक्षित करके और समाज के साथ में एक सामान्य स्तर पर लाना, यह भी सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व है। आपदाएं आती हैं और दो प्रकार की होती हैं, कुछ तो होती हैं प्राकृतिक और कुछ होती हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, सूखा है, अतिवृष्टि है, भूकंप है, ये प्राकृतिक आपदाएं हो गई। और मानव निर्मित आपदाएं वो हैं जो मुनाफाखोरी के कारण से या कृत्रिम अभाव से पैदा होती हैं। इसके ऊपर भी सामाजिक कार्यकर्ताओं की निगाह होनी चाहिए और इनके निराकरण के लिए उसको सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अब आए सामाजिक प्रतिरक्षा पर, जिसको कहते हैं सोशल डिफेंस। मुख्य रूप से जो अपराधी है, जो अपराध करता है, अपराध के रोकथाम कैसे हो, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता मदद कर सकता है। उसके बाद में अपराध को रोकने का एकमात्र उपाय जेल नहीं है, सजा नहीं है, उपचार उसका एकमात्र उपाय है। और उपचार में
जेल में तो उपचार उसका होना ही चाहिए एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, और वहाँ पर भी सामाजिक कार्यकर्ता सक्रिय हैं और उसके उपचार में इस प्रकार से अपना योगदान देते हैं कि सजा काटने के बाद में वो व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन करके जेल से बाहर निकले। और जेल से बाहर आने के बाद भी उसका पुनर्वास ये सामाजिक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। उसी के साथ में जो हमारे यहाँ प्रोबेशन का एक कानून है, परिवीक्षा का कानून है, पैरोल का कानून है, उसमें भी सामाजिक कार्यकर्ता उस छूटे हुए व्यक्ति से, जेल से छूटे व्यक्ति से एक अल्प अवधि के लिए उस पर निगाह रख सकते हैं और उसके पुनर्वास में भली भांति अपना योगदान दे सकते हैं। ग्रामीण और सामुदायिक विकास की हमारे देश में 50 योजनाएं चल रही हैं। हमारे यहाँ तो सामुदायिक विकास की एक अलग से मिनिस्ट्री ही है, मंत्रालय है। ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं और ये सारी योजनाएं कुछ तो उनमें से भारत सरकार द्वारा संचालित हैं और कुछ योजनाएं प्रांतीय सरकारों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं की सबसे बड़ी जो कहना चाहिए कि कमी है वो ये है कि इन योजनाओं का निर्माण जनता को विश्वास में लेकर के नहीं किया गया था। जब इनका प्लानिंग हो रहा था जनप्रतिनिधि उसमें नहीं के बराबर थे, तो स्वाभाविक है कि जनता का उत्साह इसमें भागीदारी में नहीं आगे आया। तो जनता को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, एक तो सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये दायित्व। दूसरा, आमतौर पर हम लोगों के देखने में आया है कि योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी बनी हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए वो योजना बनी है उस व्यक्ति तक उसकी सूचना ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि मेरे लाभ के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना बनाई है और प्रांतीय सरकार ने कौन सी योजना बनाई है। तो जो लोग लाभान्वित तो उससे हो सकते हैं और जिनको उनकी जानकारी नहीं है उन तक जानकारी पहुंचाना भी, और उस सेवार्थी के और योजना के जो संचालक उनके बीच में कड़ी का काम करना, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता का ही दायित्व बनता है। ये बहुत बड़ी कमी है, सूचना का अभाव। दूसरा, सूचना का अगर माली अभाव आपने कुछ हद तक दूर कर भी दिया और जो व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है तो उसके लाभ लेने में क्या क्या उसके बाधाएं, क्या क्या तकलीफें हैं, इसके ऊपर भी सरकार का ध्यान बहुत कम जाता है। ये भी सामाजिक कार्यकर्ता का ही दायित्व है कि उन तकलीफ़ों को जाने, उन अवरोधों को जाने और उनको दूर करने में मदद करे, फॉलोअप का काम करे और उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। पर्यावरण असंतुलन ये न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। प्रदूषण धरती का, प्रदूषण हवा का और प्रदूषण पानी का, ये तीनों इस पृथ्वी नाम के ग्रह को बर्बादी की तरफ ढकेलते जा रहे हैं। यह भी आप लोग जानते हैं, अखबारों में इसके बारे में बहुत आता है, दूरदर्शन पर आता है कि आज पूरे विश्व में चिंता जो हो रही है वो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, जिसको कहते हैं वैश्विक ऊष्मा या गर्मी, उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। और इसका कारण है प्रकृति का अंधाधुंध दोहन। हम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसके साथ में ये भी आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की रक्षा होती है अंतरिक्ष से आने वाले घातक विकिरणों से, वो रक्षा की छतरी पृथ्वी के चारों तरफ है, वो है ओजोन नाम के गैस की परत, जिसको अपन ओजोन लेयर कहते हैं। उसमें छेद जगह जगह हो गए हैं और वो घातक विकिरण पृथ्वी तक, लोगों तक पहुंच रहा है और उससे तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इसके बारे में अवगत कराना जनसाधारण को, उनमें इस समस्या को दूर करने के लिए चेतना जागृत करना, उनको प्रेरित करना, और जो कार्यक्रम चल रहे हैं स्थानीय स्तर से लेकर के तो राष्ट्रीय स्तर तक, उसकी जानकारी लोगों में देना और हर व्यक्ति इसमें किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है उसके लिए उसको बताना और उसके लिए प्रेरित करना। तो ये 15 क्षेत्र समाज कल्याण के या समाज कार्य के मैंने आपके सामने रखे। संक्षेप में एक बात तो स्पष्ट कर लें हम कि सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं है, हो भी नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति इन सारे क्षेत्रों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता, लेकिन जो सामाजिक कर्ता जहां भी है, जिस क्षेत्र में भी है, वो मुख्य रूप से 3, 4, 5 काम तो कर ही सकता है एक सोशल वर्कर के, एक MSW होल्डर के नाते। और वो काम है, सबसे पहला काम है शोध का, रिसर्च का। जिस क्षेत्र में भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उदाहरण के लिए पर्यावरण असंतुलन का, उसमें स्थानीय स्तर पर या अगले स्तर पर, बड़े स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता स्वयं भी शोध कर सकता है और जो शोधरत कार्यकर्ता हैं उनके साथ में सहयोग भी कर सकता है। और इस शोध के माध्यम से समस्याओं के मूल कारण क्या हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है, अपने साथियों को दे सकता है, जनसाधारण को दे सकता है, और इस तरह से रिसर्च के माध्यम से लोगों का ध्यान समस्याओं के मूल कारणों की तरफ वो आकर्षित कर सकता है। दूसरा मुख्य कार्य है उसका जन जागरण का, जन चेतना का, अवेयरनेस का,
इन 15 क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी समस्या है, मूल समस्या है, वो है जन चेतना का अभाव। और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है। जो लोग टेक्निकल लोग हैं उनका तो महत्व है ही। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि अस्पताल में भी सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, तो वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसका काम डॉक्टर के कार्य से कहीं भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये उसको अपने महत्व को जानना चाहिए और एक टीम के मेंबर के रूप में उस टीम के साथ में काम करके जो सामान्य व्यक्ति है उसको राहत पहुंचने का काम करना चाहिए। इन 15 क्षेत्रों में एक सामाजिक कार्यकर्ता का तीसरा काम है उपचार में सहायता। अर्थात उन क्षेत्रों में, 15 क्षेत्रों में अंततः जो पीड़ित होता है वो तो व्यक्ति ही होता है। तो उस पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार से मदद पहुंचाई जाए, किस प्रकार से उसको उन कारणों से अवगत कराया जाए जिसके कारण से वो पीड़ित है, उन कारणों को दूर करने में कैसे उसकी मदद की जा सकती है, ये सारी की सारी बातें उसको स्पष्ट करना होगी। और जहाँ पर उसकी भूमिका है उस भूमिका निर्वहन भी उसको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में करना पड़ेगा। और जो चौथा महत्वपूर्ण कार्य है वो है पुनर्वास का। ये मैं आपसे बता दूं कि किसी भी समाज कल्याण के कार्यक्रम में पुनर्वास और अनुश्रवण यानी रिहेबिलिटेशन एंड फॉलोअप ये सबसे कमज़ोर कड़ियाँ मानी जाती। यानी योजना का क्रियान्वयन करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद में जिन लोगों को तो उसका लाभ मिला उनकी समस्या कहाँ तक दूर हो पाई, आज किस स्थिति में वो हैं, इसकी खोज खबर आमतौर पर नहीं ली जाती है। तो इस कमज़ोर कड़ी पर भी सामाजिक कार्यकर्ता को उतना ही ध्यान देना होता है जितना कि शोध या जन जागरण या उपचार इत्यादि पर। और इन 4 कामों के अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इन 15 क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ता को उसके पास जो 6 विधियां हैं, 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 6 औजार हैं, उनका उपयोग समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से और कार्यकर्ता की आवश्यकता के अनुसार उसको करना पड़ता है। कहीं पर उसको वैयक्तिक समाज कार्य की आवश्यकता होती है, कहीं पर उसको समूह समाज कार्य की आवश्यकता होती है, कहीं पर सामुदायिक संगठनकर्ता के रूप में उसको काम करना होता है, कहीं अनुसंधानकर्ता, कहीं पर प्रशासक या कहीं पर सामाजिक संक्रिया का संचालक। तो आवश्यकतानुसार इन 15 क्षेत्रों में हमारे पास में बहुत समर्थ और सक्षम औजार हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको इतना बता दूं कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, एक सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी क्षेत्र में हो, उसका अंतिम लक्ष्य या जो चरम लक्ष्य वो होना चाहिए, उसका जो सेवार्थी है, जो व्यक्ति है, उसका उसके अपने परिवेश से किस प्रकार से बेहतर समायोजन हो, इसमें मदद करना सामाजिक कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका हो सकता है। अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज कार्य का क्षेत्र। विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे। उद्घोषिका थी विभा तिवारी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।